हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी। ठीक है, और क्लास 8 के एनसीईआरटी में आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट 2 चैप्टर देखना चाहते हैं वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन दोनों चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर नंबर 3 और खनिज और शक्ति संसाधन। यहाँ पर स्टार्टिंग में ये कुछ आपस में बातचीत हो रही है। सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? तो ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। मीन्स कीरी और सुकांत 2 करैक्टर हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे। यहाँ पर इस काले से एरिया को देखकर दोनों में सोच रहे हैं कि ये कैसे और क्या हो रहा है। कोयले को ट्रकों में भर के ले जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें। फिर किरी पूछती है खनिज क्या है? सुकांत कहता है कि आपने कभी नान बाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयव को पृथक पृथक मीन्स अलग रूप में देख सकते हैं? यानी आपने तो बिस्किट खा लिया, पता आपको पता तो नहीं ना। जिसने बनते हुए नहीं देखा बिस्किट, उसको क्या पता कि बिस्किट में क्या क्या गिरा हुआ है। तो जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हुए होते हैं और वो पदार्थ ही खनिज कहलाते हैं। ठीक है, और ये खनिज पृथ्वी की चट्टान यानी हमारी जो क्रस्ट है, भूपट्टी है, उस पर सभी जगह फैले हुए हैं। यानी हमारी पृथ्वी में जो चट्टानें हैं, जैसे आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है, कायांतरित, तो इस प्रकार की चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वही ये सारे के सारे खनिज क्रस्ट पर पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। समझ गए? प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। यानी खनिज क्या होगा? वो पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो। ठीक है, एक निश्चित रासायनिक संगठन हो। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं। आप सबको पता है हर खनिज हर जगह नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड ले लो, सोना ले लो। सोना आपका हर जगह मिलता तो वो इतना महंगा क्यों होता? ठीक है, तो जैसे भारत में बात करें तो कर्नाटक में कोलार की खान, हट्टी की खान, तो इसी तरह हर खनिज हर जगह नहीं मिलता। कहीं पर कोई खनिज, कहीं पर कोई खनिज मिलता है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी लैंड में कहीं ना कहीं ज़रूरी है भाई कोई ना कोई खनिज मिले। ऐसा भी होता है कि कई बार कई एरियाज़ में किसी भी प्रकार का कोई खनिज नहीं मिलता। किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आपके भाई आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। तो इन एरियाज़ में भी खनिज पाए जाते हैं और जिन तक मनुष्य की पहुंच थोड़ी कम है। तो बाकी थोड़ा बहुत अभी निकालना शुरू हो गया, पर इतनी ज़्यादा में प्राप्त नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। यानी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के खनिजों का निर्माण होता है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, यानी मनुष्य का कोई रोल नहीं होता भाई खनिजों के निर्माण होने में, तो वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। यानी जो आपके खनिज होते हैं वो उनके सभी खनिजों के अपने अलग अलग भौतिक गुण होते हैं। जैसे कोई खनिज रंग के आधार पर अलग है, कोई घनत्व यानी वेट कह सकते हो आप, जो कोई सॉलिड यानी कठोरता के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, कोई पानी में घुल जाता है, कोई नहीं घुलता। तो इन सब के आधार पर जो खनिज होते हैं वो अलग अलग आधार पर पहचाने जाते हैं और उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो समझ गए? तो अभी तो हम खनिज ही समझ रहे हैं, खनिज क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है खनिजों के प्रकार।
तो खनिजों के प्रकार, तो पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज है। अब 3000 से अधिक खनिज है, तो संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, तो दो टाइप में बंटते हैं। उसके बाद जो आपके धात्विक खनिज हैं ये आगे जाके टू पार्ट में फिर से डिवाइड किए जाते हैं, लोहे धातु और अलोह धातु। तो अधात्विक खनिजों को धात्विक और अधात्विक, धात्विक खनिजों को आगे चल के 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया जाता है, लोह धातु खनिज, अलोह धातु खनिज। नेक्स्ट आता है धात्विक खनिज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम धात्विक खनिज होते क्या हैं। तो धात्विक खनिजों में जो धातु है वो हमें कच्चे रूप में मिलती हैं। धातु में कठोर पदार्थ हैं, धातु सॉलिड होती है, कठोर होती हैं और ऊष्मा और विद्युत को भी सुचालित करती है। यानी अगर आपने उसमें करंट दिया तो आपको भी करंट महसूस होगा अगर वो धातु आपके हाथ में है। तो ऊष्मा की क्या है और विद्युत की क्या है, सुचालक है। इसमें धूति और चमक की विशेषता होती है। धात्विक खनिजों में आपकी चमक होती है। और लोहा आयशक, एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे आपका लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। धात्विक खनिज लोहा और अलोहा दोनों ही हो सकते हैं। लोहा खनिज, तो लोहा जो धातु होगी वो होगी जिसमें लोहे धातु का अंश पाया जाता है, यानी थोड़ा बहुत लोहा ज़रूर पाया जाएगा। जैसे भाई आपका लोहा आयशक है, मैग्नीज है। लोहा आयशक में तो लोहा ही होता है, कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती है इसके साथ साथ। मैग्नीज है, क्रोमाइट है। उसके अलावा अलोहा खनिज, अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता। जो आपके अलोहा खनिज है उसमें लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इस तरीके के धातु। देखो गोल्ड में कहाँ लोहा होता है, नहीं होता ना, चांदी में भी नहीं होता, सिल्वर में, तांबा कॉपर में भी नहीं होता, ठीक है, सीसा लेड इनमें भी नहीं होता। तो ये आपकी अलोहा धातुओं की श्रेणी में रखी जाती है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। समझ गए? तो लोहा धातु और अलोहा धातु। नेक्स्ट आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में आपकी धातुएं नहीं पाई जाती। देखो धात्विक खनिजों में हमने पढ़ा कि उसमें आपकी धातुएं पाई जाती है, बट अधात्विक खनिजों में आपकी धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के एग्जाम्पल हैं। जो आपका चूना पत्थर है जो पानी में इजीली घुल भी जाता है, अभ्रक है जिसे इंग्लिश में माइका कहते हैं, जिप्सम है, जिप्सम की खाद खेतों में भी यूज़ होती है। तो ये आपके अधात्विक खनिजों के एग्जाम्पल हैं। खनिज ईंधन, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम, ये भी आपके अधात्विक खनिजों की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, इस तरीके के खनिज। तो इनमें आपकी ये धातुएं नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, इस चीज़ को समझ लेना। खनिजों को खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। यानी ये खनन, प्रवेदन और आखनन, ये 3 अलग अलग प्रोसेस हैं और आगे दिए हुए भी हैं, उसको मैं समझाऊंगी। इनके द्वारा ना खनिज को जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है, यानी निष्कर्षित किया जाता है। समझ गए? खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिजों को बाहर निकालना, तो खनन के द्वारा, प्रवेदन के द्वारा और आखनन के द्वारा। और खनन में आपकी 2 टेक्निक यूज होती है, विवृत खनन और कूप की खनन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कैसे क्या होता है इसमें। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पृथ्वी की सतह के अंदर जो शैले हैं यानी जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, तो जो चट्टानें दबी हुई हैं उन चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही आपका खनन कहलाता है। ठीक है, खनन समझ गए? यानी चट्टानों के अंदर जो दबे हुए हमारे खनिज हैं उन खनिजों को बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उस खनिज को पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए, तो वही प्रोसेस आपका खनन कहलाता है। खनिज जो आपके कम गहराई पर है यानी वे केवल पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाल लिए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं विवृत खनन। मीन्स आपका कम ही गहराई पर है, यानी 100 मीटर की गहराई पर पृथ्वी से, बस ऐसा। ठीक है, कम गहराई पर है तो भूपट्टी की ऊपरी परत को हटाकर ईजिली उनको निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसे कहेंगे विवृत खनन। नेक्स्ट आता है कूप की खनन। गहन वेदन, गहन वेदन मीन्स वही जिन खनिजों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए
कूपक बनाए जाते हैं। कूपक मीन्स आप कुआं समझ सकते हो, तो इन्हें कूप की खनन भी कहते हैं। कूप की खनन यानी अधिक गहराई तक खनिजों को प्राप्त करने के लिए कई बार कुएं भी खोदे जाते हैं और इन्हें कहते हैं कूप की खनन। तो समझ में आ गया आपको। तो विवरित खनन क्या होता है, यानी कम गहराई से जब आपको ऊपरी सतह से ही, पृथ्वी के ऊपरी सतह से ही जो खनन प्राप्त हो जाएगी, खनिज प्राप्त हो जाएंगे, तो वो आपका प्रोसेस होगा विवरित खनन। और कूप की खनन कौन सा होता है, जब अधिक गहराई से आपको खनिज प्राप्त करने हैं तो उसके लिए अधिक गहराई तक जाना पड़ता है, और इसके लिए जब वो खनिज अधिक गहराई तक कुएं वगैरह खोद के, कूपक वगैरह खोद के खनिजों को प्राप्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं कूप की खनन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रावेदन भी कहते हैं। अब देखो, आपने खनन समझ लिया, खनन क्या होता है। अब सेकंड था हमारा प्रावेदन, फिर था आखनन। तो प्रावेदन किसे कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ है जो हमारी पृथ्वी के काफ़ी नीचे पाई जाती है, तो उन्हें जब बाहर निकालने के लिए बहुत गहरे गहरे कूपों की खुदाई की जाती है, तो उसे कहते हैं प्रावेदन। नेक्स्ट आता है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे कहते हैं आखनन। मीन्स आपका जो खनिज है आपको बिल्कुल सतह पे ही पड़ा मिल गया, आपको दूर से कोई चमकती हुई चीज़ दिखी, आपने जाके देखा हाँ भाई ये तो धातु है, मीन्स इस तरीके का कि आपने बिल्कुल हल्का फुल्का खोदा और आपको पूरे खनिज मिल गए। ठीक है, तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे कहते हैं आखनन। तो आपको तीनों समझ में आ गई, खनन क्या होती है, प्रावेदन क्या होता है और आखनन क्या होता है, उसके अलावा विवरित खनन क्या होता है और कूप की खनन क्या होता है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। उसके अलावा ना खनिजों को लुटेरा उद्योग भी कहते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लुटेरा उद्योग भी कहते हैं खनिजों को। क्यों क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि एक बार जब हम इसे पृथ्वी से बाहर निकाल लेते हैं तो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए इसे लुटेरा उद्योग भी कहते हैं खनिजों को। नेक्स्ट आता है खनिजों का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा खनिजों का वितरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खनिजों के वितरण में यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आपकी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित चट्टानों में और कुछ अवसादी चट्टानों में। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, आप सबको पता है 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, तो धात्विक खनिज, जो आपके धात्विक खनिज है ना, वो आपके आग्नेय और कायांतरित शैल समूह में, जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, उसमें पाए जाते हैं। अब देखो धात्विक खनिज यानी इसमें लोहा और अलोहा दोनों आ गई। ठीक है ना, तो यानी आपके जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो वाली धातुएं भी, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो वाली धातुएं भी। तो धात्विक खनिज में आग्नेय और कायांतरित, इन दोनों में ही आपकी सारे के सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इस तरीके के। उत्तरी स्वीडन में, वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तरी स्वीडन में, स्वीडन यानी यूरोप, लोहा आयशक ओंटारियो आपका कनाडा में है, तांबा निकेल के निक्षेप। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये रहा दक्षिण अफ्रीका भाई। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में इस तरीके की प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के एग्जाम्पल हैं। मैदानों में और नवीन वलित पर्वत यानी आपके नए पर्वत, तो इन पर्वतों की जो अवसादी चट्टानें होती है, अवसादी शैलों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों में आपके अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। एक बात बता दूं, आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये भी भैया आपके अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको गांठ बांध लेना 1 नंबर चाहते हो तो। ठीक है, फ्रांस के काकेशस पर्वत, जो काकेशस पर्वत है, यहाँ पर है काकेशस पर्वत, जो काकेशस पर्वत के जो चूना पत्थर निक्षेप हैं, जॉर्जिया, और यूक्रेन के जो मैग्नीज निक्षेप हैं, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी देखो आप, इन्होंने डाल भी दिया, अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार यह आ चुका है कि लोहा किस प्रकार की चट्टानों में, तो लोहा रहेगा आंसर आग्नेय। ठीक है, अगर आपसे सोना पूछे आग्नेय, बट अगर आपसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पूछे तो आंसर रहेगा आपका क्या, अवसादी चट्टानें। समझ गए, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भाई मैप दिया हुआ है और इस मैप में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ज़्यादा हम इसमें डीपली नहीं घुसेंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है एशिया। अब आप अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग खनिजों को पढ़ोगे। तो एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, यू नो डैट। तो चीन और भारत के पास विशाल लोहा आयशक निक्षेप हैं। अब भारत में भी देखो, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इधर कर्नाटक है और महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज में, छत्तीसगढ़ में, इन सभी राज्यों में क्या, एक तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये जो राज्य है ना भारत के, उड़ीसा, ये जो राज्य है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। और ये छोटा नागपुर पठार आप सबको पता है, भारत का रूर भी इसे कहते हैं, भारत का रूर। और भारत का रूर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई खनिजों की दृष्टि से ये भरा हुआ है, भंडार है यहाँ पर असीमित खनिजों के, ठीक है, अलग अलग खनिजों के, तो इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लोहा आयशक निक्षेप हैं और यह लोहा आयशक चीन और मलेशिया, यह महाद्वीप विश्व का आधे से भी अधिक टीन उत्पादन करता है। अगर हम देखें तो जो चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं, यानी टीन का उत्पादन यहाँ अधिक होता है। चीन में सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी सबसे आगे है। एक बात बताऊं भाई, ये डेटा है ना हर साल का चेंज होता रहता है, ठीक है। बाकी कॉमन नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, पढ़ लो, क्योंकि डेटा आपको करंट ही याद करना पड़ता है, जो करंट में होता है। यानी चीन किस में सबसे ज़्यादा, कौन से खनिज, चाइना में सबसे ज़्यादा, इस तरीके से। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये था एशिया में खनिजों की भंडार। नेक्स्ट आता है यूरोप यानी ये वाला, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप विश्व में लोहा आयशक का अग्रणी उत्पादक है, यानी लोहा अग्रणी उत्पादक है। रूस देखो, रूस एक ऐसी कंट्री है जो आपकी एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है। रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, और जो यूरोप में पड़ता है उसे हम रूसी कहते हैं। तो रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये लोहा आयशक के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल और खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश, पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो जो एक कनाडियन शील्ड प्रदेश है, ये आपका पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में आपकी कनाडियन शील्ड प्रदेश और अल्पेशियन जो पर्वतमाला है, पश्चिम की पर्वतमाला, यहाँ पर आपकी रॉकी पर्वतमाला भी है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो लोहा आयशक, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबे का जो खनन होता है, तांबे का जो खनन है वो इन शील्ड प्रदेशों में, और कोयला उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलीरा यानी रॉकी पर्वतमाला, इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, इन सब के विशाल निक्षेप हैं। तो वैसे तो हम देखते हैं ना कि हर महाद्वीप में आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट, कि अलग अलग महाद्वीपों में बहुत सारे खनिज हैं। ये ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है जिसमें एक भी खनिज नहीं हो, ठीक है। तो पिछले पेज के थोड़े से बॉक्सेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखो, यहाँ पर मैंने महाद्वीप की बात की थी, पर यहाँ पर एक कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड, में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, पर मैंने महाद्वीप बोला। महाद्वीप स्विट्जरलैंड तो कंट्री है। तो यहाँ पर आगे ये कुछ करके देखो, ये हमारा काम का नहीं है। यहाँ पर आप मैप देखना चाहते हो, अगर आपको इतना तो नॉलेज है कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, और ये नीचे अंटार्कटिका। तो ये था वर्ल्ड का मैप, पर इसमें कोयला निक्षेप दिया हुआ है और आपसे ये भरवाया नहीं जाएगा। तो हम अपना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहा आयशक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ये उच्च कोटि क्या, देखो लोहे के है ना 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप ऑफ आयरन। सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट लोहा होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। मैग्नेटाइट लोहे में 72% लोहे का अंश पाया जाता है। उसके बाद हिमेनाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, तो 4 टाइप होते हैं कोयले के। तो सबसे उच्च कोटि का यानी मैग्नेटाइट उत्तम श्रेणी का कोयला है और वो आपके ब्राज़ील में है।
चिली और पेरू ये तांबे के अग्रणी उत्पादक है। तो इसको तो कॉपर कैपिटल भी कहते हैं चिली को, ठीक है। चिली और पेरू में तांबा सबसे ज़्यादा होता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के भी सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टेस और हीरे के भी विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल जैसे वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। वैसे तो अफ्रीकन यानी अफ्रीका जैसे हम कहते हैं बहुत गर्मी है वगैरह, तो वैसे खनिज संसाधनों में वो धनी है। हीरा, सोना और प्लैटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है इन तीनों में, डायमंड में, गोल्ड में और प्लैटिनम में। दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, जायरे है, ये विश्व के सोने का सबसे बड़ा भाग उत्पादित करते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे जो एरिया है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भाग गोल्ड का उत्पादित किया जाता है। तांबा, लोहा आयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट ये सारे के सारे आपके दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिज हैं। खनिज तेल भी पाया जाता है जैसे नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में भी आपके ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है भाई हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना, हीरा, लोहा आयस्क, टीन और निकेल का भी अग्रणी उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में एक तो कालगुरली और कुलगाड़ी, ये दोनों सोने के, गोल्ड के सबसे बड़े निक्षेप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, कालगुरली और कुलगाड़ी, ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट अंटार्कटिका महाद्वीप। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है, इसमें कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। अभी पूर्वानुमान किया गया है, प्राप्त नहीं किया हमने अभी, ठीक है। हमें पता है कि वहाँ पर इतने खनिज उपलब्ध है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पर बर्फ़ की इतनी मोटी परत है ना कि बस कुछ कह नहीं सकते। तो लोहा आयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वहाँ पर वाणिज्यिक रूप से यानी व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक मात्रा में उपलब्ध है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। तो ये थे भाई आपके सारे के सारे महाद्वीप। हमने एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और इसके अलावा हमने पढ़ा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बारे में। तो यहाँ पर एक आपको बॉक्स भी देखने को मिल रहा है, तो चलिए इस बॉक्स को भी कर लेते हैं। हरा हीरा। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैली यानी चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। विश्व की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो 430 करोड़ वर्ष पहले बनी और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद, यानी जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो उसके केवल 30 करोड़ वर्ष बाद ही ये चट्टानें बन गई थी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की चट्टानें सबसे पुरानी है। तो देखो एक नई चीज़ देखने को मिली है ना। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा खनिजों के उपयोग। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। जो आपके रत्न के दृष्टि से यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो खनिज आपके सॉलिड होते हैं काफ़ी। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। जैसे आप देखते हो पन्ना की रिंग वगैरह, तो इस तरीके से इन्हें आभूषण बनाने के लिए अलग अलग शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है, कॉपर, जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे का यूज़ कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन है, कंप्यूटर उद्योग में जो सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन यूज़ होता है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम
जिसके उसके आवश्यक बॉक्साइट से प्राप्त होता है। जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है और इसका उपयोग, एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में भी होता है। तो जो एल्यूमिनियम है बॉक्साइट से इसको प्राप्त किया जाता है और ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, क्योंकि हल्की होती है ना एल्यूमिनियम, तो हल्की होने के कारण हवाई जहाज वगैरह में भी आप देखते भी हो तो बाहर की परत एल्यूमिनियम जैसी होती है। बोतल बंदी उद्योग में भी, भवन निर्माण में भी और रसोई के बर्तनों में भी, बर्तन भी देखने को मिल जाएंगे आपके घर में काफ़ी, जिसे पुराने टाइप के लोग सिल्वर की बाल्टी, सिल्वर का भगोना ऐसे कह के बोलते थे ना, तो वो सिल्वर तो चांदी होती है, तो वो चांदी के थोड़ी ना है, वो तो एल्यूमिनियम के हैं। नेक्स्ट आता है खनिजों का संरक्षण। खनिज आपके अनवीकरणीय संसाधन है। तो खनिजों अनवीकरणीय यानी जिसे आप एक बार यूज़ कर लोगे तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो खनिजों के निर्माण और संचयन में हज़ारों वर्ष लगते हैं। एक खनिज को बनने में और हज़ारों वर्ष लग जाते हैं और मानव उपभोग की दर की तुलना में जो खनिजों के निर्माण की दर है वो बहुत ही धीमी है। इसलिए तो हम कहते हैं कि देख के यूज़ करो वरना ख़त्म हो जाएंगे और हमारी भावी पीढ़ियाँ इन्हें देख भी नहीं पाएंगी। तो खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुण्य चक्रण एक अन्य तरीका है कि आप धातुओं को कैसे दोबारा से दोबारा एक बार यूज़ करके उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, तो जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में खनिजों का संरक्षण, खनिजों का यूज़ और अलग अलग महाद्वीपों में खनिजों का वितरण और इसके साथ साथ हमने खनिजों के टाइप पढ़े और खनिज क्या होते हैं, तो इन सबको डिटेल से पढ़ा। पूरा चैप्टर आपका एक क्लास में नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 कराऊंगी। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर करना भाई, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास ईजिली पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।